बड़े पार्टियों को छोड़कर देश में जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो अम्बेडकराइट हो, चाहे वो लेफ्ट हो, हाँ। चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे रीजनल लेवल की हो, तो उनका एक पॉलिटिक्स मार्जिनलाइज हो गया, जी। डिमिनिश हो गया। लेफ्ट का नामो निशान नहीं दिखता है। उसी तरह अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का भी लगभग नामो निशान खत्म होने के कगार पे है। एससी एसटी में एक पढ़ा लिखा तबका होने के कारण, और वो तबका ही अर्बनाइज लीडरशिप करता है अम्बेडकराइट मूवमेंट की। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टियां, इनकी लीडरशिप रूरल बेस लगभग नहीं है पूरे हाँ। देश में। कि बहुत से अम्बेडकराइट लोगों की धारणा होती है कि हम अलायंस करें। मैंने खुद करके देखा एक बार। प्रकाश अम्बेडकर वंचित का अलायंस था बॉम्बे में, फिर भी हार है। हाँ। जितनी सीटें मिली उतने कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाए। हाँ। तो इससे अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स ग्रास रूट में मजबूत नहीं है। इसका वो जीता जागता सबूत है। असेंबली पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्टी काउंट होती है, हाँ, आइडियोलॉजी exactly. काउंट होती है, विचारधारा काउंट होती है। लेकिन लोकल बॉडी में वो कैंडिडेट की इमेज, उसकी क्षमता, वहाँ पार्टी नहीं मायने रखती, वहाँ लीडरशिप मायने नहीं रखती। तो ये मटेरियल अम्बेडकराइट पार्टियों में लगभग ना के बराबर है। पहले कांग्रेस बीजेपी की तरफ जाओ, अभी आपके लिए कि एमआईएम नया फ्रंट खुल गया। तो ये भी अम्बेडकराइट मूवमेंट राजनीति के लिए खतरा भी है, क्योंकि इसके कारण जिसको सिर्फ चुनाव जीतने का मकसद है, वो जीतने के लिए पहले कांग्रेस बीजेपी में जाता था, अब एमआईएम की तरफ जाएगा। तो ये मायावती जी के ऊपर निर्भर रहता है ना। तो बेचारे साधारण वर्कर अपेक्षा व्यक्त करते हैं, वो उनके जगह पे सही है। लेकिन मेरे जैसे आदमी के सामने सवाल वही आता है कि वहां जाकर करे तो करे क्या फिर? क्या वही काम करना है, या वही ऐसे ही जिंदगी निकाल के रहना है? कम से कम यहाँ बीआरएसपी में गिरावट तो है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है यहाँ मैं बिल्डअप तो कर सकता हूँ कि देश में, राज्य में कोई नहीं चाहता अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स बढ़े। एग्जैक्टली, सही बात है। कोई भी नहीं कोई चाहता, नहीं चाहता। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना एनसीपी, ना शिवसेना, ना कोई भी। कोई नहीं चाहता। पहले ये अम्बेडकरी आंदोलन के सारे लोग इस बात को समझे, नेता समझे, कार्यकर्ता समझे। सही बात। क्योंकि अम्बेडकराइट आंदोलन क्या है, उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसकी एक विचारधारा है, उसमें एक विद्रोह की आवाज है, उसमें सत्ता को ललकारने की एक औकात है। तो ऐसी राजनीति देश में बढ़े, समाज में बढ़े, ऐसा कौन चाहेगा? अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की शुरुआत ही होती है बाबा साहब की तस्वीर से। बिना तस्वीर अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। चाहे आपका फ्लैग हो, चाहे आपका नारा हो, तो ये जितनी आपकी स्ट्रेंथ है ना, उतना आपका वो माइनस पॉइंट भी बनता है। एग्जैक्टली। अकोला जैसे प्रकाश अम्बेडकर के गढ़ में सिर्फ उनके 5 उम्मीदवार अब ये कारपोरेशन में जीत के आए। तो ये इतना बड़ा झटका है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। वर्तमान में जिस तरह से हमने देखे, महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए, उसमें झेडपी, पंचायत समिति, नगर परिषद और कॉरपोरेशन के इलेक्शंस, इन सब इलेक्शंस को अगर हम देखें और इसका अगर विश्लेषण करें, तो यहाँ की जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स जो यहाँ पे एक रुतबा रखती थी, एक दरारा अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का था। नागपुर जैसे शहर में मेयर थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, डिप्टी मेयर थे। इवन मुंबई शहर के पहले मेयर भी आरपीआई के थे। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे आरपीआई या फिर बीएसपी का या फिर वंचित का भी प्रभाव था। लेकिन इस चुनाव में सभी पार्टियां पूरी तरह से विफल रही, असफल रही। तो क्या अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स इस लेवल पे क्यों आई और क्या भविष्य हो सकता है आने वाले दिनों में इस पॉलिटिक्स का? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बीआरएसपी के संस्थापक डॉक्टर सुरेश माने सर है। सर एक अच्छे विचारक है, चिंतक है, संविधान के विशेषज्ञ भी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत जी। आपकी भी पार्टी है, आपने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा
कि मुंबई में किसी भी पार्टी को कुछ भी नहीं मिला, या पूरे महाराष्ट्र में अगर देखें तो जो भी रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब बीएसपी को अगर 7 कारपोरेटर्स चुन के आए हैं या फिर वंचित के कुछ चुन के आए हैं, तो ये अप टू द मार्क नहीं है। आप किस दिशा में देखते हैं ये पूरे अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को? क्योंकि आपने कई बार कोशिश की कि सब लोग इकट्ठा आए, मिल के एक फ्रंट बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि जो चुनाव मेथोडोलॉजी है, ये एक नए ढंग में सामने आई और इसका परिणाम जो है ना, बड़े पार्टियों को छोड़कर देश में जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो अम्बेडकराइट हो, चाहे वो लेफ्ट हो, हाँ। चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे रीजनल लेवल की हो, तो उनका एक पॉलिटिक्स मार्जिनलाइज हो गया जी। डिमिनिश हो गया। लेफ्ट का नामो निशान नहीं दिखता है। उसी तरह अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का भी लगभग नामो निशान खत्म होने के कगार पे है। ये एक देश लेवल का बड़ा पिक्चर है, चाहे उसमें यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो। अब ये बड़ा परिप्रेक्ष्य जब हम देखते हैं तो उसके दो मूलभूत कारण हमें समझने होंगे। एक, जिस तरह से कारपोरेटाइजेशन ऑफ इलेक्शन देश में हुआ है 2014 के बाद, उसमें मनी, मीडिया, माफिया जिसका रोल हुआ है, राइट, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात, चुनाव जीतने के लिए सरकारों द्वारा लाभान्वित करने वाली योजनाएं, जैसे बिहार में ऐन समय पे 10,000 रुपये देना, हाँ। या महाराष्ट्र में लाड़की बहन नाम की योजना, या मध्य प्रदेश में, इस तरह की कई योजनाओं का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट है। और तीसरी बात जो है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, तो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के सामने जिस तरह से बेसिक इशू हुआ करते थे 1960 के ज़माने में, 70 के ज़माने में, 80 के ज़माने में, तो वो इशू SC ST में एक पढ़ा लिखा तबका होने के कारण, और वो तबका ही अर्बनाइज लीडरशिप करता है अम्बेडकराइट मूवमेंट की। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टियां, इनकी लीडरशिप रूरल बेस लगभग नहीं है पूरे हाँ। देश में। तो ये अर्बन एरिया की लीडरशिप जब आती है तो उसका पॉलिटिक्स का देखने का नजरिया भी एक होता है। इसलिए लैंडलेस इशू कोई इशू नहीं बनता, मिनिमम वेजेस कोई इशू नहीं बनता, एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन, अन्याय, अत्याचार, ये भी कोई बड़ा इशू नहीं बनता, टोकन इशू बनते हैं। तो एक तरफ से इशू लगभग चुनाव जीतने लायक इन संगठनों द्वारा नहीं बनाना, ये एक अपनी आप पे एक कमी है। दूसरी बात जब हम देखते हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में आजकल चुनाव जीतने वाला मटेरियल कितना है, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कार्यकर्ता के लेवल पे हो, संगठन के लेवल पे भी हम देखते हैं। मतलब वही, क्योंकि हमने देखा कि जब कांग्रेस और वंचित का गठबंधन वहां पे हुआ, तो 21 सीटें उनको वापस करनी पड़ी समय पे। तो यही मिसाल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल करके लेते हैं कि बहुत से अम्बेडकराइट लोगों की धारणा होती है कि हम अलायंस करें। मैंने खुद करके देखा एक बार, प्रकाश अम्बेडकर वंचित का अलायंस था बॉम्बे में, फिर भी हार है। जितनी सीटें मिली उतने कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाए। तो इससे अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स ग्रास रूट में मजबूत नहीं है, इसका वो जीता जागता सबूत है। और ये सिर्फ वंचित को ही लागू होता है ऐसा नहीं, सभी के लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए BSP भी, के लिए भी है, BSP के लिए भी, RPI जो भी है, जो भी अलग अलग ग्रुप सभी के लिए लागू है। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है
कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का आम जो वर्कर है वो ज़्यादा सोचता है, हाँ, सोचता ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा है। लिखा होता है, हम्म, वाइट कॉलर होता है, इसलिए वो ऊपरी ऊपरी संघर्ष हो या राजनीति हो हम्म, इसमें इंटरेस्ट लेता है। हाँ, ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर बांधने की प्रोसेस है यस, उसने वो हिस्सा नहीं लेता है। फिर वो वही नाके पे बैठकर जो लीडरशिप करने की आदत है बस बस। ये भी उसके हार का मतलब एक मैंने कारण देखा है। है, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक उम्मीदवार है जो कांग्रेस का मजबूत दावेदार, मतलब नगर सेवक था। उसको कांग्रेस ने टिकट दिलाया कि तो बीजेपी में गया, लेकिन उसका प्रभाव इतना था कि बीजेपी में भी वो चुन के आ गया। तो मैंने पूछा लोगों से कि कैसे चुन के आया, तो लोगों का कहना था कि ये बहुत मजबूत एक्टिविस्ट है, लोगों के आधार कार्ड बना के देगा, लोगों के संजय गांधी निरंजन के कार्ड बना के देगा, जो जो छोटी मोटी बातें हैं, इवन नाली साफ करेगा, सब करेगा। तो ये जो यही ये लोकल बॉडी में उम्मीदवार की इमेज, हाँ, उसका लोगों से कनेक्टिविटी कनेक्ट, यस, और लोगों के लिए उसकी उपयोगिता, यस, ये फैक्टर अम्बेडकराइट मूवमेंट में गायब हो चुके हैं। या ये बिल्कुल सही कहा आपने। अम्बेडकराइट मूवमेंट में विचार, हाँ, विचार, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, हाँ, काम बिल्कुल ना के बराबर। काम नहीं, बिल्कुल सही अब कहा। इस हालत में लोकल बॉडी में आपका परफॉर्मेंस होना कोई पॉसिबल नहीं। हम्म, असेंबली पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्टी काउंट होती है, हाँ, आइडियोलॉजी एग्जैक्टली, काउंट होती है, विचारधारा काउंट होती है। लेकिन लोकल बॉडी में वो कैंडिडेट की इमेज, उसकी क्षमता, वहाँ पार्टी नहीं मायने रखती, वहाँ लीडरशिप मायने नहीं रखती। तो ये मटेरियल अम्बेडकराइट पार्टियों में लगभग ना के बराबर है। ये बस डिस्कशन में जिंदगी लगाएंगे, मोदी क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, हाँ, पवार क्या कर रहा है, इसी डिस्कशन में लगे रहेंगे। लेकिन ये ग्रासरूट जिस तरह से अब सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है, महाराष्ट्र में जितनी एमआईएम को सफलता मिली हम्म, सब चौक तो गए। हाँ, बिल्कुल, आपने जैसा छोटी पार्टियों का जिक्र किया कि सब पार्टियां हाँ, यहाँ पे डिसमेंटल हो रही है तो और इनको एमआईएम उभरी ये है। एमआईएम का लगभग एक बड़ा राइज हो गया, अनएक्सपेक्टेड राइज है। 125 के आसपास सीटें 120 मिली। मतलब इतनी सीटें पूरे जिंदगी में ही एमआईएम को तेलंगाना में नहीं मिली, हाँ, उससे ज्यादा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मिली। मिली। अब ये जो फेनोमिनल राइज है, उस राइज को जब हम समझते हैं तो कई जिले में एमआईएम की बॉडी तक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं है। नागपुर में भी कहा ऑर्गेनाइजेशन ढंग की है, फिर भी वो जीते। अब वो जीतने से एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, कैसे जीते, क्या जीते, इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन जीते। पॉलिटिक्स में सक्सेस ही बस सक्सेस, सक्सेस। चाहे वो उनको किसी ने मदद की हो नहीं की हो, एक अलग बात है, लेकिन वो जीते। और उसमें भी दलित लोगों के उम्मीदवारों को भी एमआईएम द्वारा जीतना, मुंबई में कोई, हाँ, एक उबाड़े अमरावती करके में लड़का कोई, है। या नागपुर में कोई। तो इससे भी एक नया संदेश जाता है कि आप अम्बेडकराइट मूवमेंट में रह के आप जीत नहीं सकते। आप अब पहले कांग्रेस बीजेपी की तरफ जाओ, अभी आपके लिए कि एमआईएम नया फ्रंट खुल गया। तो ये भी अम्बेडकराइट मूवमेंट राजनीति के लिए खतरा भी है, क्योंकि इसके कारण जिसको सिर्फ चुनाव जीतने का मकसद है, वो जीतने के लिए पहले कांग्रेस बीजेपी में जाता था, अब एमआईएम की तरफ जाएगा। और एमआईएम भी उसको एब्जॉर्व करेगी कि एमआईएम को भी अपनी छवि बदलनी है। जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की जो छवि है उनको वो बदलनी है, तो उस कोशिश में लगेंगे। इस हालत में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को लगभग खतरा है, इस बात को मानना पड़ेगा। लगभग खतरा है, आपने बात कही, लेकिन मुझे कई लोगों के ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि सुरेश माने सर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, शुरू में तो काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस रहा, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे वो भी डिक्लाइन होती गई। लोग ये भी कहते हैं कि आप फिर से बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा है ना, सोशल मीडिया में तो ये चर्चा चलती है। हाँ, मैंने भी देखे, आपने भी है, मुझे भी कॉल आते हैं। हाँ, बहुत से लोग बीएसपी के जो ऑनेस्ट वर्कर हैं, राइट, वो उनकी इच्छा है कि मैं फिर बीएसपी में आ जाऊं। लेकिन बीआरएसपी का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि 20 तक बीआरएसपी को जो लिफ्ट मिली थी, हाँ, राइट,
उसमें गिरावट ज़रूर आई है। उसके कई कारण हैं, इसीलिए तो कल हमने उसको रिपेयर करने का प्लान बनाया। राइट। सवाल है कि बीएसपी में जाएं तो ये बेचारे आम वर्कर को नहीं समझता कि मायावती क्या चाहती है। हाँ। क्या मायावती सचमुच महाराष्ट्र में बीएसपी का रिकंस्ट्रक्शन चाहती है, उभार चाहती है सिर्फ महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में। पूरे देश में? तो ये मायावती जी के ऊपर निर्भर रहता है ना। तो बेचारे साधारण वर्कर अपेक्षा व्यक्त करते हैं, वो उनके जगह पे सही है, लेकिन मेरे जैसे आदमी के सामने सवाल वही आता है कि वहां जाकर करे तो करे क्या फिर? क्या वही काम करना है या वही ऐसे ही जिंदगी निकाल के रहना है? राइट। कम से कम यहाँ बीआरएसपी में गिरावट तो है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है यहाँ मैं बिल्डअप तो कर सकता हूँ। मैं अगर मान लो बीएसपी में जाऊंगा तो क्या मुझे वो काम करने दिया जाएगा? अगर मैं कितना भी चाहूँ, चलो बीएसपी को इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा तो क्या वो आज़ादी मिलेगी क्या? क्या फिर मुझे वो कोई यूपी वाला आएगा उसको सलाम करना पड़ेगा? तो इससे अच्छा मैं बीआरएसपी के माध्यम से जितना बिल्डअप कर सकता हूँ तो ये नेचुरल ऑप्शन है। रही अगर मेरी इंडिविजुअल कोई आशा आकांक्षा होती कि मुझे अकेले ही बढ़ना है तो मैं ये कदम ही नहीं उठाता, बीआरएसपी का कदम ही नहीं उठाता। मेरी ये स्पष्ट धारणा है कि एक तरफ से मूवमेंट भी खड़ी हो और राजनीति भी खड़े हो, वो भी विचारों के आधार पर, ना कि भावना के आधार पर। और ये मौका मायावती मुझे नहीं दे सकती, ये मुझे मालूम है। बेचारे साधारण ऑनेस्ट बीएसपी के वर्कर है, इनको मालूम नहीं है, इसलिए उनकी चाहत उनकी जगह पे सही है और मेरा डिसीजन अपने जगह पे। एक बात आपने जरूर महत्वपूर्ण कही है कि जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का कार्यकर्ता है, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वंचित का हो, चाहे बीआरएसपी का हो, चाहे आरपीआई का हो, किसी भी पार्टी का, वो जो एक्चुअल वर्क होना चाहिए उस पर काम नहीं करता। वो इलेक्शन मटेरियल ही नहीं, इलेक्शन मटेरियल नहीं, मतलब वो आपने कहा कि वो नाके पे चर्चा करेगा, आंदोलन, बस यहाँ तक, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा। लेकिन जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आज बीजेपी कर रही है, या जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थोड़े बहुत पैमाने पे हम माने कि कांग्रेस भी कर रही है, तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं वो नाकाम होते हुए दिख रहा है, या फिर वो शायद इससे शायद आहत भी हुआ होगा कि हमारा पार्टी का कुछ नहीं हो रहा है, कोई इकट्ठा नहीं आ रही, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। तो तमाम ऐसे विरोधाभास है, और ऐसे में रिकंस्ट्रक्शन करना आंदोलन का फिर से, या फिर से आंदोलन को रिवाइव करना, ये अपने आप में चैलेंजिंग है। कैसे आप देखते हैं, किस तरह से आप फिर से रिवाइव करने के लिए कोशिश करेंगे? पहली बात तो मैं एक बड़ी लाइन कहता हूँ, जो एक बॉटम लाइन है, वो ऐसी है कि देश में, राज्य में कोई नहीं चाहता अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स बढ़े। एग्जैक्टली, सही बात है। कोई भी नहीं चाहता। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना एनसीपी, ना शिवसेना, ना कोई नहीं चाहता। पहले ये अम्बेडकरी आंदोलन के सारे लोग इस बात को समझे, नेता समझे, कार्यकर्ता समझे। सही बात। क्योंकि अम्बेडकराइट आंदोलन क्या है, उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसकी एक विचारधारा है, उसमें एक विद्रोह की आवाज है, उसमें सत्ता को ललकारने की एक औकात है। तो ऐसी राजनीति देश में बढ़े, समाज में बढ़े, ऐसा कौन चाहेगा? कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने बाबा साहब के जमाने में उनकी राजनीति खत्म की, और कांशीराम जी के बाद उनकी राजनीति खत्म करने का कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने मिलकर प्लान किया। महाराष्ट्र में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये गढ़ रहा है अम्बेडकराइट राजनीति का। यशवंतराव चौहान से लेकर वर्तमान समय तक अम्बेडकराइट राजनीति इनके पल्लू के अंदर रहे। ये उन्होंने हमेशा रणनीति बनाई, उसमें हमारे नेता शिकार हो गए, वर्कर शिकार हो गए, लाभार्थी लोग के कारण शिकार हो गए। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इस बात को मानना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कल हमने पूरा दिन का एक वर्कशॉप लिया कि अभी आपको ऊपरी ऊपरी राजनीति छोड़कर जमीन से जुड़ी राजनीति करनी होगी। कांशीराम जी के जमाने में या शुरू के मायावती के जमाने में भी हम जितना बूथ कमेटी के ऊपर ध्यान देते थे, आज कोई नहीं देता। चाहे बीएसपी हो, चाहे वंचित हो, चाहे बीआरएसपी हो, कोई भी हो, इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। सही बात है। सारे
तो जब आपकी वोटों की राजनीति ही मजबूत नहीं है तो चुनाव जीतेंगे कैसे? जब आपकी ग्रासरूट के लोगों की कनेक्टिविटी ही नहीं है तो आप जीतेंगे कैसे? और चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त साधन भी आजकल लगते हैं, आप कितना भी उसको Exactly, नजरअंदाज करें। साधन तो जरूर लगते हैं। तो आज मुझे बताइए कि लोकल बॉडी चुनाव में अपना कोई भी किसी भी पार्टी का उम्मीदवार 10-20 लाख रुपए अपने जेब से लगाने वाला कौन है और कितने हैं? जिसको लगाना है वो कांग्रेस में जाएगा, बीजेपी में जाएगा। हाँ, जिसको लगाना है वो अम्बेडकराइट मूवमेंट में, राजनीति में नहीं करता है। वो जाएगा बीजेपी में, वो जाएगा कांग्रेस में, वो किसी जाएगा अन्य दल में। तो ये जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट का भी जो फैक्टर है वो अम्बेडकराइट राजनीति में कहाँ है? यहाँ उनको लगता है कि बस मेरे दादा थे, ये थे, वो थे, मैं आरपीआई का पैदाइशी हूँ वगैरह वगैरह, बस मेरे को चुन के देना चाहिए। तो ये जो ऊपरी ऊपरी वाली राजनीति है। दूसरी एक बात समझना पड़ेगा हमको, वो बड़ी है। देखो, महाराष्ट्र की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, अम्बेडकराइट राजनीति मतलब बौद्धों की राजनीति। हाँ, ये भी है, ये एक एंगल है। इस बड़े सच को हम झूठ में तब्दील नहीं कर सकते। बराबर। अम्बेडकराइट राजनीति मतलब बौद्धों की राजनीति। हाँ। अब कुछ अपवाद के तौर पर ओबीसी गिने चुने हैं, है। कुछ आदिवासी है, हाँ। कुछ मुस्लिम भी है, जैसे पैंथर के समय भी होते बहुत थे, कम है, या बीएसपी के समय भी होते थे। अब अपनी ये प्रॉब्लम है अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की, वो आइडियोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की शुरुआत ही होती है बाबा साहब की तस्वीर से। हाँ। बिना तस्वीर अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। चाहे आपका फ्लैग हो, चाहे आपका नारा हो, तो ये जितनी आपकी स्ट्रेंथ है ना, उतना आपका वो माइनस पॉइंट भी बनता है। एग्जैक्टली। अब माइनस पॉइंट कैसे बनता है? इसके कारण महाराष्ट्र में वैसे भी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के राजनीति के कारण बौद्धों की राजनीति अलग थलग पड़ी है। अब जो अलग थलग पड़ी बौद्धों की राजनीति है, उसके कारण शेड्यूल कास्ट का दलित भी उनके साथ नहीं आता, वो शिवसेना के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा। मुसलमान बड़े पैमाने पे नहीं आता, आदिवासी तो लगभग महाराष्ट्र में जुड़ने की कोई बड़ी प्रोसेस है ही नहीं। तो इसलिए अकेले बौद्ध के बलबूते ऊपर कितनी पॉलिटिक्स आपकी सफल होगी? अब वो भी जैसे एमआईएम की सफल हो गई, तो एमआईएम के पॉकेट है। हाँ, मुस्लिम समाज के पॉकेट है। पॉकेट से मुस्लिम समाज को अभी भी ऑर्गेनाइज करने के लिए मस्जिद एक फैक्टर है, यस, मदरसा एक फैक्टर है। बौद्धों का क्या है? बौद्धों के 90% बौद्ध विहार बीजेपी कांग्रेस के कब्जे में है। बौद्धों का अपना क्या है? बौद्धों के पास ऐसे ना यूनाइटिंग मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में भी है। अगर कोई कहेगा माइनॉरिटी, तो समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है। तो समता सैनिक दल भी कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा वाली बात है। भारतीय बौद्ध महासभा लोग हैं, तो अगर ये उतने मजबूत होते तो प्रकाश अंबेडकर का एक नगर तो सेवक तो मुंबई में भी चुन के आ सकता था, क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा का नेटवर्क है, या कई और जगह पे आ सकता था। तो ये फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो बौद्धों की अम्बेडकराइट राजनीति के सामने नॉन बुद्धिस्ट लोगों को जोड़ना, अपने साथ रखना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए जो मायावती कर रही है उसकी आप कॉपी कैट इधर मॉडल करें। महाराष्ट्र का एक परिप्रेक्ष्य अलग है। यहाँ आपको आसानी से 10-12% मुसलमान है, 10-12% आदिवासी है, पिछड़ा ओबीसी है, लेकिन इन लोगों को अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के एजेंडे में लाने के बजाय आप सफल नहीं हो सकते। ये साबित भी हो चुका। अकोला में जब बारिप के समय में प्रकाश अंबेडकर के पास ये नॉन बुद्धिस्ट लोग थे तो 6 एमएलए थे। हाँ, बिल्कुल। अब प्रकाश अंबेडकर का नया एमएलए आता है, वो तो अभी टूट गए सब ना उनसे। झड़पी आती उनके पास,
म्हणजे अकोला जैसे प्रकाश अंबेडकर के गढ़ में यस सिर्फ उनके 5 उम्मीदवार अब ये कारपोरेशन में जीत के आए। तो ये इतना बड़ा झटका है कि महाराष्ट्र में आज की घड़ी में प्रकाश अंबेडकर इतना तो बड़ा कोई अंबेडकराइट नेता नहीं है। नहीं है, सही बात है। ये तो मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, मतभेद हो एक अलग बात है, लेकिन वही लेकिन है मानना फिलहाल। तो पड़ेगा। हाँ, जैसे हाँ। यूपी में आज कुछ भी हो, हाँ मायावती के अलावा दूसरा दलित नेता नहीं है, बड़ा नहीं है। सही बात है। तो जब प्रकाश अंबेडकर जैसे बड़े नेता के गढ़ में सिर्फ 5 नगर सेवक मिलते हैं, या कांग्रेस के साथ अलायंस करने के बाद उनको 16 सीटें उम्मीदवार नहीं इसलिए वापस करनी पड़ती है, यहाँ उनका खाता नहीं खुलता। और इसके मुकाबले में कंपेयर करें तो एमआईएम के 120 125 ज़्यादा लोग चुन के आते हैं। अब कोई कहेगा इसमें बीजेपी का हाथ है, फिर मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स जिंदा करने का बीजेपी का प्लान है ताकि उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स चले, ताकि सेक्युलर लीडरशिप, सेक्युलर पॉलिटिक्स खत्म हो। ये प्लान हो भी सकता है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बड़ा प्लान का हिस्सा भी हो सकता है और इसका फटका अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को भी बैठने वाला है। तो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के सामने बहुत मल्टीपल लेवल के चैलेंजेस है। राइट। उसमें से नंबर 1, इनकी लीडरशिप सही होनी चाहिए, धारदार होनी चाहिए, टोकदार होनी चाहिए, क्लैरिटी वाली होनी चाहिए, समाज के डाउट के बाहर वाली होनी चाहिए। यस। उनका कैडर संगठन उतना मजबूत होना चाहिए, डे टू डे काम होना चाहिए, ग्रासरूट की राजनीति। और राजनीति जब कह रहे ना, तो उसमें समाज कारण को पकड़ो। हाँ, ग्रासरूट में जैसे आपने कहा कि आधार कार्ड निकालो, मेडिकल कैंप लगा लो। हाँ, बहुत सारे अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स ये करती ही नहीं है। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करती है। और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के लिए पूरा मास कभी भी तैयार नहीं होता। जो पढ़ा लिखा है 10-15% है वही तैयार होता है। गुलीबल मास क्यों तैयार होगा? झोपड़पट्टी में रहने वाला मास क्यों तैयार होगा? समस्याग्रस्त वाला, जैसे मुंबई में देखो, मुंबई में वो गांधी संजय गांधी उद्यान है। हाँ, बड़ा बोरीवली वाला। अब देखो वहाँ आदिवासी के झोपड़े तोड़े, कोई अम्बेडकराइट राजनीति नहीं। कोई नहीं। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में पॉली डिपार्टमेंट में बुद्धिज्म कोर्स शुरू होना चाहिए। उसके लिए काफी आंदोलन चला। ये इस तरह का फर्क है ना। बीसी कांबले और जब दादा साहब गायकवाड़ राजनीति कर रहे थे, तो दादा साहब गायकवाड़ की राजनीति थी कि भूमिहीनों को जमीन मिलना चाहिए। और बीसी कांबले की राजनीति थी कि आकाशवाणी के ऊपर बुद्ध के गाने लगने चाहिए। तो ये कल्चरल लेवल, एक बुनियादी लेवल, तो इस तरह का जो दोनों का मिक्स होना चाहिए। हाँ, ये जो फर्क है ना, तो आपको इसको बैलेंस करने की कला आनी चाहिए। इसमें अम्बेडकराइट राजनीति मार खा रही है, वर्कर मार खा रहा है, नेता मार खा रहा है, प्लानिंग मार खा रहा है, इसलिए इलेक्शन में मार खानी पड़ रही है। बिल्कुल। तो बहुत एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, पूरे रिस्ट्रक्चरिंग करना आवश्यक है। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि रिस्ट्रक्चरिंग करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, तभी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स इकट्ठा आ सकती है। लेकिन एक और, जैसा आपने बहुत सारी खामियां गिनाई, एक खामी ये भी है कि अब सपोज अब मान के चले कि यहाँ पे अभी केवल 3-4 ही पार्टीज बची है। एक वंचित है, एक बीएसपी है, एक आपकी पार्टी है, या फिर आरपीआई के आठवले, या फिर एक तो गुट हो गए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब इकट्ठा आने की बात हो या एक मैसेज देने की बात हो, तब ये पार्टी इकट्ठा भी नहीं आती। तो लोगों में जो मैसेज देना चाहिए कि ठीक है चलो हमारा सभी पार्टीज इकट्ठा हो, तो ये भी एक आपको नहीं लगता कि बड़ा चैलेंज है? ये भी है ना। अभी इसको भी हमने आधा सच करके मानना चाहिए। आधा सच इसलिए क्योंकि गढ़चिरौली का उदाहरण ले लो। गढ़चिरौली में वंचित, बीएसपी, बीआरएसपी और आजाद चारों इकट्ठे हुए थे। और उनके सिवा कोई 5वीं अम्बेडकराइट पार्टी वहां नहीं थी। 27 सीटें गढ़चिरौली नगर पालिका की, नगर परिषद या नगर पालिका, लेकिन जीता एक। मैसेज जल्दी पहुंचा नहीं होगा प्रॉपर। वो भी क्यों जीता मालूम है? नहीं, वो क्यों जीता? तो इलेक्शन जीतने के जो टैक्टिक्स होते हैं उसमें वो बंदा माहिर है। राइट। इसीलिए मैंने कहा आपको, आपके पास इलेक्शन जीतने वाला मटेरियल ही नहीं है। मटेरियल नहीं है। वो जो बंदा जीता
उसको प्रोफेशनल पॉलिटिक्स हैंडल करना, यस, ये समझता है। समझता है। अब कोल्हापुर में देखो, कोल्हापुर कारपोरेशन है, मैं कैंपेन में गया था, वहां भी वंचित, बीएसपी, बीआरएसपी और शरद पवार की पार्टी भी, चारों इकट्ठे थे, कुछ नहीं हुआ। दूसरी एक बात है, ये सारे पार्टियों का इकट्ठा आना सिर्फ चुनाव के समय में, हाँ, सिर्फ चुनाव का समय ये भी में। गलत है। हाँ, और एक स्टेट वाइड होना चाहिए वो। ये गलत है, ये गलत है। अब प्रकाश अंबेडकर का भी कांग्रेस के साथ मिलना, तो कई जगह मिले, कई जगह फिर वही कांग्रेस और वंचित एक दूसरे के खिलाफ। हाँ, यहाँ पे चंद्रपुर में शिवसेना यूबीटी के साथ नहीं, में उधर गठबंधन था। बॉम्बे में ही, हाँ, बॉम्बे में ही जहाँ सीट कांग्रेस को छूटे वहां भी वंचित है, जहाँ वंचित को छूटी वहां कांग्रेस कांग्रेस है। है। हाँ, तो ये कोई ढंग का अलायंस नहीं। नहीं है, बराबर है। मुझे जो इसमें रास्ता जो नजर आता है, ये जो छोटे छोटे अलायंस होते हैं वो वर्कर लेवल के ऊपर, हाँ, बिल्कुल लीडर लेवल के ऊपर नहीं। नहीं। इसमें महाराष्ट्र के अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स गंभीर रूप से करने वाले लोगों को इकट्ठा बैठकर यस, 6 महीना, 1 साल, 2 साल स्टेट में काम करेंगे काम ना, करना पड़ेगा। तो जो exactly। यश आज एमआईएम को मिला है ना, वो कल फिर से वही मिलेगा। सफलता अम्बेडकराइट राजनीति में महाराष्ट्र में मिल सकती है। यस, लेकिन उसके लिए सबको अपना अहम, घमंड, अहंकार एग्जैक्टली। छोड़कर ये बैठना पड़ेगा। लेकिन अभी बैठने वाले है कौन, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स अब 3 तरफ है, 3 फैक्टर है, 3 रूप है उसके। हाँ, एक अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स कांग्रेस वाली, हाँ, दूसरी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स बीजेपी वाली, यस, और इससे न्यूट्रल है वो। हाँ, अब मुझे बताओ न्यूट्रल कितने हैं? बहुत मुश्किल है बताना। जो कांग्रेस के पाले में है तो गया, वो एक माइनस हो गया। जो बीजेपी के पाले में, तो लोगों को तो एक्सपोज कर सकते हैं उन लोगों को। नहीं, कितना एक्सपोज करे? क्योंकि ऐसा होता है कि ये चुनाव में एक्सपोज किया तो अगले चुनाव में दूसरा समीकरण बनता है, वो फैक्टर काम नहीं करता है। आपको आपकी लकीर लंबी खींचनी होगी। हाँ, ये तो थियोरेटिकल लाइन अच्छी है, थियोरेटिकल लाइन अच्छी है। अपने आप को लकीर लंबी खींचने की, इसलिए मैंने कहा हाँ, कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को अपना सोशल बेस बढ़ाना पड़ेगा, एग्जैक्टली। सामाजिक लेवल का संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल की वोटों की पॉलिटिक्स, हाँ, वोटों की पॉलिटिक्स ये मजबूत करनी पड़ेगी। आपके उम्मीदवार उतने तगड़े उतारने पड़ेंगे, राइट। उनको सशक्तता होनी चाहिए, चुनाव ऑपरेट हैंडल करना, जीतना, यस, ये उनमें माहिर होने उससे चाहिए। कैडर कैंप का भी स्वरूप बदलेगा आपका। हाँ, यस। अभी आप मुद्दे पे आए, इसलिए आने वाले 28 तारीख को मैं विदर्भ का पहला कैडर कैंप ले रहा हूँ। और नई बातें आनी होगी आपको, अपार्ट फ्रॉम आइडियोलॉजी तो रहेगी, लेकिन साथ साथ में ये छोटे छोटे जो इश्यूज है लोगों नहीं, के। अभी आपको, अभी तक आपने आइडियोलॉजिकल कैडर कैंप बहुत लिए हैं। हाँ, ब्राह्मणवाद क्या है, उसके खिलाफ लड़ना कैसा है, वगैरह वगैरह, वो जरूरी है, वो ठीक है, वो ऐसा आवश्यक नहीं भी कि है, नहीं वो तो है। पार्ट ऑफ मिशन है। हाँ, लेकिन आपको चुनाव कैसे जीतना जीते है। इस पे। यस, और अभी होता क्या है, आजकल का जो कैडर है और 10 साल का पहला कैडर, हाँ, पहला कैडर सुन के इम्प्लीमेंट करता था, हाँ, बिल्कुल। आज का कैडर सुन के छोड़ देता है। अब ये इसमें जरूरत है, उसको सिर्फ सुनाने की जरूरत नहीं है, उससे काम करवाने करवाने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली। और अगर वो नहीं करता है तो उसको संगठन से बाहर करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रिक्ट यहाँ एक्शन हो रहा हो। यहाँ चापलूस लोग, हाँ, बेकार लोग, अनवांटेड लोग, इनको संभालता है। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में इनका बोझ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सही बात है, ये बोझ आपको उतारना पड़ेगा, उतारना होगा। यस, इसके लिए कठोर होना पड़ेगा। कठोर होना होगा। भले 100 है निकम्मे है, उसके बजाय 25 कामयाब अच्छे लोग रहे तो भी चलेगा। यस, यस, ये डिसीजन लेने वाले भी लीडरशिप की जरूरत है। हाँ। और ये नहीं करेंगे ना तो कैडर के हम सुनेंगे, बोलेंगे बढ़िया हुआ, फिर वो इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल रोमांटिसिज्म, हाँ, यस, यस, वो रोमांटिसिज्म में चले जाएंगे। हाँ, अब उनको रोमांटिसिज्म से निकालकर हाँ, रियलिस्ट पॉलिटिक्स में, यस, वास्तववादी राजनीति में ढालने की जरूरत है, जबरदस्ती से ढालने की जरूरत है। बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने कही थ्रू आउट अम्बेडकर पॉलिटिक्स के लिए। मतलब ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, जो भी
चाहता है किस तरह की पॉलिटिक्स हो। पहली बात तो है कि सब लीडर्स इकट्ठा आए, लोगों में संदेश दे, 2 साल तक स्टेट वाइड वो दौरा करे। लेकिन ये सब कुछ होते-होते कार्यकर्ता भी उतना ही एक्टिव और रियलिस्टिक एक्टिव होना चाहिए। वो चुनाव जीतने के मैकेनिज़्म, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसे होती है, इसके ऊपर भी उसने फ़ोकस करना चाहिए। सर ने मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से इस सच को समझा है और मुझे लगता है कि ये सच सभी के लिए आवश्यक है। क्योंकि इस तरह से अगर चलेगा, जैसे हमने देखा कि हमारे पास संगठन ही नहीं है, किसी भी पार्टी के पास। मतलब बीएसपी का संगठन कमज़ोर हो गया है, वंचित का संगठन कमज़ोर हो गया है, बीआरएस का संगठन कमज़ोर है, आरपीआई के सभी गुटों के पास संगठन नहीं है। केवल नाम के लिए 2-4 लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इतने ही है। संगठन के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये संगठन लेवल पे भी काम करना है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जीती कैसे जाती है उसके लेवल पे भी काम करना है। तो ट्रिमेंडस इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तभी अम्बेडकर पॉलिटिक्स कुछ कर पाएगी और मुझे लगता है कि सर ने जो एक रोड मैप बनाया होगा उस पे वो काम करेंगे और आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट आएगी। लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट, सब कुछ वो बदलता है। पॉलिटिक्स में डिफीट हमेशा नहीं होता यस, और कोई डिफीट परमानेंट नहीं होता। यस। आज कोई ढलान पे है तो कल कोई ऊंचान पे होगा, हाँ, तो इसलिए मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अम्बेडकराइट वर्कर और लीडर अगर वो मायूस होता है, दुखी होता है, तो वो अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए लायक ही नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। तो बिल्कुल, तो मायूस होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। ये तो निरंतरता है, संघर्ष करते रहना होगा, लेकिन तौर-तरीके बदलने की आवश्यकता है। अब वो पुराने तौर-तरीके नहीं चलेंगे, नए तौर-तरीके के साथ में जाना होगा और समझना होगा कि बीजेपी क्यों जीत रही है, उसके जीतने के क्या मायने हैं, किस तरह संगठन लेवल पे वो काम करते हैं। तो ये सब कुछ समझते हुए अगर आगे जाएँगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और स्ट्रगल और मेहनत करने की क्षमता रखेंगे, तो डेफ़िनिटली जीत कोई मुश्किल नहीं है। तो सर आप हमारे बीच में आए और हम आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में ये जो बातचीत की और ये मुझे लगता है कि ये थ्रूआउट महाराष्ट्र ही नहीं, थ्रूआउट देश में जहाँ-जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ अम्बेडकर पॉलिटिक्स है, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है, जो सर ने समझाई है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्रबोधन होगा और लोग अपने-अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट भी कर पाएँगे। आप हमसे जुड़े और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।